Hello everybody, welcome to another video. This is part 3 of the chapter Rise of Gandhi and the Freedom Movement of India, that is chapter 2, SEBA Board Class 10 History. In this video, we will cover Civil Disobedience Movement, Gandhi-Irvin Pact, the Second Roundtable Conference, restarting of the Civil Disobedience Movement, Communal Award, formation of Congress ministries, resignation of Congress ministries, डिमांड फॉर पाकिस्तान, इंडिविजुअल सत्याग्रहs एंड क्रिप्स मिशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि इस चैनल पर मैं सेबा क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर्स को आसान और समझने लायक तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप भी अच्छे से सब कुछ समझना चाहते हैं और सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 to 34। 1927 में अंग्रेज़ों ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था साइमन कमीशन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे सदस्य अंग्रेज़ पार्लियामेंट से थे। तो ये भी हमने साइमन कमीशन के पार्ट में पढ़ा था कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियंस नहीं थे। तो सोचो ज़रा, हमारे देश के लिए रिपोर्ट बनाएंगे और एक भी भारतीय की ओपिनियन नहीं पूछेंगे। इसलिए इस कमीशन को ऑल वाइट कमीशन कहा गया और भारत के सभी पॉलिटिकल दलों ने इसका विरोध किया। So political parties and social organizations of India did not accept the commission as it was accused of being an all-white commission. 3 फरवरी 1928 को बंगाल में हड़ताल हुई और जब साइमन कोलकाता आया तो उसका ज़बरदस्त विरोध किया गया। So he was met with demonstrations. अब इसी बीच मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में एक कमेटी बनी जिसने भारत के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। इसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। सिंस ये रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में बना था तो इसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को अपनाया और अंग्रेज़ों पर दबाव डाला कि इसे मान लिया जाए। तो कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस 1928 में क्या हुआ? इस सेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि अगर डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया जाएगा। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया खुद अपना देश चला सकता है लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी अब भी सबसे ऊपर माने जाएंगे और फॉरेन अफेयर्स जैसी बड़ी डिसीजंस अंग्रेज ही तय करेंगे। तो ये है डोमिनियन स्टेटस का मतलब। और डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया था कैलकाटा सेशन ऑफ द आईएनसी में, जो कि हुआ था 1928 को। इन 1929 एट लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि अब हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, यानी पूरा स्वतंत्र भारत। इसी वजह से 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज डे मनाया गया। गांधी जी की अब 11 मांगे क्या थी, चलिए देखते हैं। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी भेजी जिसमें 11 मांगे रखी। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं मानी गई तो आंदोलन शुरू होगा। और ये मांगे क्या थी, चलिए देखते हैं। तो पहली डिमांड थी प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, यानी शराब और नशीली चीज़ों पर रोक, ताकि समाज में बुराइयां कम हो, गरीब लोग अपना पैसा नशे पर ना उड़ाए और परिवारों में शांति रहे। चेंज ऑफ द रेशियो ऑफ रुपी एंड स्टर्लिंग। अब देखो, उस समय इंडिया में रुपया चलता था और इंग्लैंड में स्टर्लिंग यानी पाउंड, लेकिन दोनों की वैल्यू में बहुत फ़र्क था और वो फ़र्क अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए रखा था। और रुपया की वैल्यू ज़बरदस्ती कम रखी गई थी ताकि भारत से सस्ते में चीज़ें खरीदी जा सके और इंग्लैंड में महंगे दामों पर बेची जा सके। यानी क्या, हम मेहनत करें और फ़ायदा अंग्रेज़ों को हो। इसे और सिंप्लीफाइड तरीके से देखा जाए तो जब भारत कुछ इंग्लैंड से खरीदेगा तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और जब अंग्रेज़ भारत से कुछ खरीदेंगे तो उन्हें कम पैसे देने पड़ेंगे। तो गांधी जी ने क्या कहा, ये तो गलत है, ये रुपया पाउंड का रेशियो ठीक करो। और ये थी उनकी तीसरी डिमांड, चेंज ऑफ द रेशियो ऑफ रुपी एंड स्टर्लिंग, सेकंड डिमांड। अब थी थर्ड डिमांड, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू की रेट कम करो। फोर्थ इज़ अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। अब नमक हर इंसान की ज़रूरत है, गरीब हो या अमीर, लेकिन उस पर भी ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिया था और सिर्फ वही बना सकते थे। तो गांधी जी ने कहा ये भी गलत है, तो अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स थी उनकी फोर्थ डिमांड। फिफ्थ, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो अंग्रेज़ अपना राज चलाने के लिए बहुत पैसा मिलिट्री पर खर्च करते थे। गांधी जी ने कहा कि इतना खर्चा जनता से टैक्स लेकर क्यों। अब आते हैं हम सिक्स्थ डिमांड पर, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अंग्रेज़ एडमिनिस्ट्रेटर्स बड़ी बड़ी सैलरी लेते थे, महंगे बंगले और गाड़ियाँ रखते थे, सब भारतीयों के पैसे से। तो गांधी जी ने कहा यह खर्चा कम होना चाहिए।
7th, इम्पोजिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन क्लोथ्स, यानी विदेशी कपड़ों पर टैक्स लगाओ ताकि लोग स्वदेशी कपड़े खरीदेंगे और हमारे वीवर्स को मदद मिले, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को मदद मिले। 8th इज एक्सेप्टेंस ऑफ द पोस्टल रिजर्वेशन बिल। अब इससे भारतीयों को पोस्ट सेवाओं में अधिकार और सुविधा मिलती, लेकिन अंग्रेज इस बिल को टाल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करो। देन अबॉलिशन ऑफ द क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो अंग्रेज़ों ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बना रखा था जो हर इंडिपेंडेंट सेनानी पर नज़र रखता था। गांधी जी ने कहा ये जनता पर डर बनाने का तरीका है और इसे बंद करो। फिर रिलीज़ ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें जेलों में अरेस्ट कर लिया गया था, जेलों में बंद रखा गया था, तो गांधी जी चाहते थे कि उन्हें बिना शर्त छोड़ा जाए। फिर 11th डिमांड थी इशूइंग लाइसेंस ऑफ आर्म्स टू सिटीजन्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन सब्जेक्ट टू पॉपुलर कंट्रोल। तो आम लोगों को अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हथियार रखने की इजाज़त दो। अंग्रेज़ों ने भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार छीन लिया था ताकि हम उनके खिलाफ खड़े ना हो सके। तो गांधी जी ने कहा कि अगर सब शांतिपूर्वक जी रहे हैं तो सेल्फ प्रोटेक्शन का अधिकार क्यों ना हो। तो ये थी उनके 11 डिमांड्स। गांधी जी ने साफ कहा कि अगर इन मांगों को नहीं माना तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जाएगा। अब जब सरकार ने मांगे नहीं मानी तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक सॉल्ट मार्च शुरू किया। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम जो कि है अहमदाबाद में, दांडी तक उन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू किया। दांडी इज़ अ विलेज ऑन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। 385 किलोमीटर पैदल चलते हुए 25 दिनों में गांधी जी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और वहाँ खुद नमक बनाकर अंग्रेज़ों की सॉल्ट लॉ को तोड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय नमक बनाना भी गैर कानूनी था। सोचो, नमक जो हर इंसान की ज़रूरत है, नमक बनाना भी उस समय गैर कानूनी था। तो ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये आंदोलन खुदाई खिदमतगारों यानी रेड शर्ट्स ने चलाया। इनके नेता थे खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान रेड शर्ट्स के नेता थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए, खुद गांधी जी भी गिरफ्तार हुए, और जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में हुआ तो कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट कर दिया क्योंकि आंदोलन अभी भी चल रहा था, आंदोलन जारी था। गांधी इरविन पैक्ट 1931। अब सरकार को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। जो लोग वायलेंस में कन्विक्ट नहीं हुए थे उन्हें जेल से छोड़ा जाएगा। रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस। रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, यानी जिनका फाइन नहीं वसूला गया वो माफ़ होगा। रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्केटेड लैंड्स ऑफ सत्याग्रहीज नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज़, जिन सत्याग्रहियों की ज़मीनें जब्त हुई थी और अब तक बेची नहीं गई थी उन्हें लौटाई जाएंगी। Government also conceded the right to make salt for consumption to villages along the coast. तो गांव के लोग अपने इस्तेमाल के लिए नमक बना सकते हैं और शांतिपूर्ण धरने और पिकेटिंग की अनुमति दी गई। राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग। और बदले में कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया और तय किया कि वे दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। तो साल था 1931। लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया और गांधी जी अकेले ही कांग्रेस की ओर से गए थे। सबको उम्मीद थी कि कोई बड़ा हल निकलेगा, पर क्या हुआ? ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि अलग अलग जातियों और धर्मों को कैसे वोटिंग का हक दिया जाए, यानी जॉइंट और सेपरेट इलेक्टोरेट्स के मामले पर कोई सहमति नहीं बन पाई और गांधी जी बहुत निराश होकर इंडिया लौट आए। रीस्टार्टिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932। अब जैसे ही गांधी जी वापस आए और दोबारा आंदोलन शुरू करने का सोच ही रहे थे कि सरकार ने उन्हें और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के दफ्तर पर, कांग्रेस के ऑफिस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। लाठीचार्ज तो आम बात हो गई टू डिस्पर्स द क्राउड। औरतों और बच्चों पर भी रहम नहीं किया गया। विपिंग यानी कोड़े मारना तक होने लगा। अखबारों की आज़ादी भी छीन ली गई। जो भी देशभक्ति की कविता, कहानी, नोवेल्स छपते थे सब बैन कर दिया गया ऑन अ लार्ज स्केल।
फिर भी लोग हिम्मत नहीं हारे। द मूवमेंट कंटिन्यूड टू लिंगर ऑन। लेकिन धीरे धीरे लोगों का जोश कम होने लगा, थकावट और निराशा बढ़ने लगी। तो मूवमेंट को मई 1933 में सस्पेंड कर दिया गया और मई 1934 में पूरी तरह से विड्रॉ कर दिया गया। पर इस आंदोलन ने लोगों की राजनीतिक समझदारी को जगा दिया और पूरी दुनिया के सामने ब्रिटिश रूल की असलियत दिखा दी। कम्युनल अवार्ड 1932। जब देश सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिस्टर्बेंस से गुजर रहा था, ब्रिटिश सरकार ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फिर से शुरू की। अगस्त 1932 में प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड जारी की और इसमें क्या था, माइनॉरिटीज़ जैसे सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम को दो अलग चुनाव क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल ही रहे थे, अब दलितों यानी डिप्रेस्ड क्लासेस को भी अलग चुनाव सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए, यानी कि दलित अब हिंदुओं से अलग माने जाएंगे। गांधी जी को ये बहुत गलत लगा। वो उस समय जेल में थे और उन्होंने फास्ट ऑन टू डेथ शुरू कर दिया। अब इसका असर क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। उसमें तय हुआ कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बल्कि हिंदुओं के साथ जॉइंट इलेक्टोरेट वोटिंग का हक मिलेगा। इसके बाद गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ मूवमेंट शुरू किया और हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 टू 1939। 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए। अब इसमें क्या मज़ेदार बात हुई, कांग्रेस ने 11 में से 8 राज्यों में सरकार बना ली। 11 में से 8 राज्यों में सरकार बना ली, सिर्फ पंजाब, सिंध और बंगाल में नहीं बनी। इससे कांग्रेस की इज्जत बहुत बढ़ गई और सबने देखा कि अंग्रेज़ों के बाद देश चलाने का पोटेंशियल, देश चलाने का दम सिर्फ कांग्रेस में है। देन कम्स रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1939। देखो अब आया ट्विस्ट। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और बिना पूछे अंग्रेज सरकार ने भारत को जर्मनी के खिलाफ वॉर में शामिल कर दिया। तो कांग्रेस ने कहा, जब आपने हमारी बात ही नहीं पूछी तो हम इस वॉर का हिस्सा क्यों बने? इसलिए 1 नवंबर 1939 को सभी कांग्रेस सरकारों ने रेजिग्नेशन दे दी। अब आया पाकिस्तान के लिए डिमांड 1940। कांग्रेस ने रेजिग्नेशन के बाद मुस्लिम लीग ने जश्न मनाया और इसे कहा द डे ऑफ डिलीवरेंस। तो लाहौर सेशन 1940 मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थियोरी पेश किया। उन्होंने कहा हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग कम्युनिटीज़ है और मुसलमानों को अलग देश चाहिए, दैट इज़ पाकिस्तान। तो ब्रिटिशर्स ने भी इसे बढ़ावा दिया ताकि भारतीय यूनाइटेड ना हो सके। देन कम्स इंडिविजुअल सत्याग्रह अक्टूबर 1940। अब आया अगस्त ऑफर 1940, जिसमें ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ भारतीयों को शामिल करेंगे और वार एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे। पर यह ऑफ़र बस दिखावा था, किसी तरह की आज़ादी का जिक्र ही नहीं थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे ठुकरा दिया। गांधी जी ने इसका जवाब इंडिविजुअल सत्याग्रह से दिया। मतलब अब हर एक व्यक्ति नॉन वायलेंट तरीके से विरोध करेगा, एक एक करके। इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा गया और पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। क्रिप्स मिशन 1942। अब 1942 आते आते जापान ने वॉर में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर ली थी। उसने सिंगापुर, बर्मा जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया था और अब तो भारत की सुरक्षा भी खतरे में लग रही थी। अब अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं जापान भारत पर हमला ना कर दे और भारत के लोग अगर अंग्रेज़ों का साथ ना दे तो उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी। इसलिए ब्रिटेन को थोड़ा नरम पड़ना पड़ा और सोचा कि चलो भारतीय नेताओं से बात करके कोई समाधान निकाला जाए ताकि वो अंग्रेज़ों का साथ दे। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल लेकर। अब उन्होंने क्या प्रपोजल रखा? युद्ध खत्म होने के बाद भारत को एक इंडियन यूनियन के रूप में डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, यानी आज़ादी तो मिलेगी लेकिन ब्रिटिश एम्परर के अधीन रहते हुए। भारत का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिसे भारतीय खुद बनाएंगे
और अभी के लिए कोई पावर ट्रांसफ़र नहीं होगा, अंग्रेज़ी सरकार चलाएंगे। फिर क्या हुआ? क्रिप्स ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और बाकी नेताओं से बातचीत की, लेकिन किसी को भी उनकी बात पसंद नहीं आई। कांग्रेस को लगा ये तो सिर्फ वादा है, आज़ादी नहीं, और मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान चाहिए था, और क्रिप्स ने वो साफ नहीं किया। तो नतीजा क्या हुआ? क्रिप्स मिशन पूरी तरह फेल हो गई। और इस मिशन पर सबसे मज़ेदार टिप्पणी क्या हुई? उसे कहा गया पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, यानी कि एक ऐसा चेक जो भविष्य की तारीख का है, और वो भी उस बैंक से जो बैंकरप्ट हो चुका है। तो यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर्स के बाकी पार्ट्स को कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।